नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से राकू की स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 10वीं के विज्ञान का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के संपूर्ण प्रश्न उत्तर इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को। पहला प्रश्न आता है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो आपके सामने ये अभिक्रिया दी गई है, इसमें बताना आपको कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ए, सीसा अपचयित हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है कार्बन उपचयित हो रहा है और चौथा ऑप्शन है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसके अंदर बता दूं कि आपका सही उत्तर होगा ए और बी। ठीक है, इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चन दिया गया होगा और आपको बताना है। ठीक है, ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ठीक है, यह अभिक्रिया आपको देख के बतानी किस प्रकार की होती है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया नहीं है क्योंकि दो अभिकारक जोड़ के एक नया उत्पाद बनता है और संयोजन होती है। द्विविस्तारण अभिक्रिया भी नहीं है, वियोजन अभिक्रिया भी नहीं है। ठीक है, और विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यह आपके सामने विस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपके सामने कि लोहा चूर्ण पर तन्नु हाइड्रोलिक अम्ल डालने पर क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। ठीक है, ए हाइड्रोजन गैस का व आयरन क्लोटाइड बनता है। बी क्लोटीन गैस व आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। सी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। डी आयरन लवण के जल एवं बनता है। इसमें सही ऑप्शन होगा आपके ए। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपके सामने, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया उत्पाद तत्वों परमाणु की संख्या अभिकारक तत्वों के परमाणु की संख्या के बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये याद रखना। द्रव्यमान संरक्षण नियम में ना भंग ना हो सके, इसलिए समीकरण को संतुलित हो ना हो सके, मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर ना भंग हो सके, इस नियम को समीकरण को संतुलित होना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपके सामने, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करके संतुलित कीजिए, उन्हें संतुलित करना है। ठीक है, ए नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या है, इसमें सहयोग करके अमोनिया बनता है। यह आपके सामने इस तरीके से बनता है। ठीक है, अमोनिया मैंने बता दिया। ठीक है, आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट बता दूंगा आपको। ठीक है, बी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के वायु के देन लेने पर जल व सल्फर ऑक्साइड बनता है। ये इस तरीके से बनता है। ठीक है, मैंने बना के आपको बता दिया है। ठीक है, सी आपका आता है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरिलियम क्लोराइड व एल्यूमिनियम क्लोराइड व एवं बेरियम सल्फाइड का अवशेप देता है। ये इस तरीके से देता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा समझाने के साथ में। इसके साथ में डी आता है ऑप्शन, पोटेशियम धातु व जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। ये इस तरीके से देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। ये आपको समीकरण दिए गए हैं, देख लो, मैंने आपके सामने संतुलित कर दिए गए हैं। देखो, पहला संतुलित कर दिया गया है। यहाँ पर देखो एक बता देता हूँ, जिस प्रकार देखो एच सबको बराबर किया था, देखो सबको बराबर करके मैंने संतुलित कर दिया गया है। आप इनको आई होप समझ लेना। ठीक है, मैं आपको ओनली 4 क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ इसलिए। ठीक है, चाहो तो आप वीडियो रोक कर आप इसको देख सकते हो, आसानी से एकदम करेक्ट बताए गए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपके सामने, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, या मतलब नीचे दी गई अभिक्रिया, इनको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, पहली अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, इसके अंदर संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी थी, वो मैंने लिख दी है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक है, यह अभिक्रिया लिखनी थी। और तीसरी है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड एन एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। ठीक है, चौथी है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फाइड और बेरियम सल्फाइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से लिख दी थी, मैंने लिख दिया, आपको बता दिए। और 8वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और अभिक्रियाओं का प्रकार बताइए। मतलब आपको इस तरीके से दी गई होगी, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है और अभिक्रियाओं का प्रकार बताना है। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेटियम आयोडाइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये किस प्रकार की संतुलित रासायनिक समीकरण लिख दिया मैंने, देख लो। और ये अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। दूसरी वाली अभिक्रिया की बात करते हो, जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये एक वियोजन अभिक्रिया, मैंने अभिक्रिया लिख दी आपके सामने। इसके बाद में सी वाली हाइड्रोजन प्लस क्लोटीन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, यह आपके अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। डी वाली है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस डी हाइड्रोजन, यह आपकी एक विस्थापन अभिक्रिया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपके सामने,
ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिख दिया, C6H12O6 प्लस 6O2 बराबर 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, बाद में ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उस ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 आता है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। क्योंकि देख लो, सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है, और उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और कुछ पदार्थ जैसे चावल आदि कार्बोहाइड्रेट होता है जिसके टूटने में ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है, इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 11 आता है, वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया दोनों में से एक याद कर लोगे ना तो आपको एकदम आसानी हो जाएगी। वियोजन अभिक्रिया जिसमें केवल एक पदार्थ का वियोजित कर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें देख लो CaCO3 CaO प्लस CO2 हो गया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं वो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। CaO प्लस H2O बराबर हो गए CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया आपको होता है दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं या पदार्थ मान लो, और वियोजन अभिक्रिया एक नए एकल पदार्थ का वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों में निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, उन वियोजन अभिक्रियाओं में एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान होती है। देख लो, तीनों समीकरण लिख दिए। ठीक है, पहले में देख लो ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत तीनों होती है। ठीक है, एक एक समीकरण लिखनी थी, ये समीकरण हो गई है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। ठीक है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक को अलग कर देता है, उसे विस्थापन करता है। मतलब अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, एक ही बात है। ठीक है, अलग कर देता है या विस्थापन करना है। ठीक है, इसके अंदर ये आपको समीकरण उदाहरण दिया गया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक के आयनन परस्पर विनिमय होकर नया यौगिक बनाते हैं। इसका मतलब हो गया कि वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक का आयन परस्पर होकर एक नया यौगिक बनाते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 आता है आपके सामने, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, इसके लिए हमें एक अभिक्रिया लिखनी थी, वो अभिक्रिया मैंने लिख दी है। ठीक है, इसके बाद मैं बता दूं कि सॉरी ये इसका मैंने बता दिया। ठीक है, 15% यहाँ पर डबल हो गया, यहाँ तक इसका उत्तर यहीं तक है। इसके बाद में 15% ये इतना काट दो आप चाहे तो। ठीक है, कितना काटना है कि यहाँ तक ये 15% का उत्तर। ठीक है, ये वाला 15% का उत्तर है ये वाला, बाकी ये काट दो। इसके बाद में बात करते हैं 15%, यहाँ पर एकदम आसानी से समझते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे से आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाना था। ठीक है, इसके अंदर मैं बता दूं आपको कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्लीय लवण प्राप्त होते हैं उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे Na2CO3 एक ये हो गया। ठीक है, जिस प्रकार मैंने आपको उत्तर बता दिया गया है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑक्सीजन के योग या होंश के आधार पर निम्न पदों का व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए दो उदाहरण दीजिए। एक अपचयन और उपचयन। अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का होश होता है, उसे अभिक्रिया कौन सी कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। ऐसे याद रखना है, देखो कैसे, उपचयन के अंदर है ना O+ होता है, H- होता है, ऐसे याद रख लोगे ना तो आपको दूसरी वाली विपरीत हो जाएगी। अपचयन के अंदर क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का होश और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये आपके सामने उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला रंग का हो जाता है, और इस तत्व को X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। भूरे रंग का X तत्व कॉपर होगा। ठीक है, और कॉपर को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड काली परत चढ़ जाती है। ठीक है, ये समीकरण है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोहे की वस्तुओं को हमें
पेंट क्यों करते हैं, ठीक है। लोहे की वस्तु को हमेशा पेंट क्यों करते हैं, ये तो आपको आसानी से, एकदम सरल क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। हमें लोहे की वस्तु को पेंट इसलिए करते हैं ताकि लोहे की सतह वायुमंडल की गैसों की और नमी के साथ संपर्क में टूट जाए, जिससे कि उस पर जंग ना लगते और वस्तु लंबे समय को उपयोगी बने रहे। मतलब सामान्य सी बात है, लोहे की वस्तु पर कलर या पेंट करने पर है ना वो लंबे समय तक चल सकती है, और यह अन्यथा कलर ना करने पर वो जंग खा सकती है, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन अक्रियशील गैस है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को उपचय न हो सके, इसीलिए उन्हें नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, निम्न पदों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। पहला हो गया संरक्षण। जब कोई धातु वायुमंडल के संपर्क में आती है तो वायुमंडल में उपस्थित नमी या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अवांछित पदार्थों को जैसे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आदि में परिवर्तित हो जाए। धातुओं को अवांछित यौगिकों के परिवर्तन को संरक्षण कहते हैं, ठीक है। और लास्ट पर्सन 20वें का है विकंटन। जब किसी तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ स्वाद या गंध में उपचित होकर परिवर्तन आ जाता है, इस घटना को वक्रता कहलाती है, ठीक है। अब मैंने आपको इस पहले पार्ट के रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के मैंने संपूर्ण प्रश्न उत्तर बता दिए गए हैं। अब आपको दूसरा पार्ट है मेरे हिसाब से साहित्य अम्ल एवं सार वाला, जिस पार्ट के प्रश्न उत्तर मैं आपको बता दूंगा। आप राकू की स्टडी यूट्यूब चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनाई गई है, क्लास 10 साइंस के रिलेटिव या साइंस क्वेश्चन आंसर से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। वहाँ पर आपको संपूर्ण पाठ के यानी लगभग सभी पाठों के प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे, और चाहे तो आप गणित के वहाँ से इंपॉर्टेंट उत्तर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे जान सकते हो। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत।